हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अमृत वैशाली को देखते हुए बोला, शब्द तुम्हारी तरह नहीं होते ना, कुछ चीज़ें जुबान के इस्तेमाल से भी की जा सकती है। वैशाली अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, धन्य हो प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? हम पहले ऐसे आदमी देख रहे हैं जिसको मारपीट से मानो परहेज हो गया। अमृत शोभित की तरफ देखता है तो शोभित अपने कमर के पीछे दगा हुआ गन निकालकर मिस्टर सक्सेना के कनपट्टी पर रखते हुए कहता है, मुझे शांत कोई नहीं है, मुझसे शांत कोई नहीं है, लेकिन जब बात मेरे भाई और मेरे परिवार की हो तो मुझसे घटिया तुम्हें देखने को कोई नहीं मिलेगा। तो बता सक्सेना, किसके कहने पर महक की गोलियों का बदला गया और महक की यादाश्त मिटा दी गई? डॉक्टर सक्सेना गन देकर बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। माया मेरी बेटी है, उसी ने मुझे महक को मारने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे ना मारते हुए उसकी यादाश्त मिटा दी और धीरे धीरे उसके दिमाग को पैरालाइज करने के लिए मैंने उसकी दवाई को बदल दिया, क्योंकि मृत्युंजय अनुरुद्ध को मार डाला। वैशाली कंफ्यूज भरी नज़रों से अमृत की तरफ देखने लगती है तो अमृत उसके कंधे को थपथपा कर कहता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, दर्द होगा, यह हमारा फैमिली मैटर है। वैशाली अमृत की बात पर मुंह बनाती है और अमृत अपनी कुर्सी से खड़ा हो डॉक्टर सक्सेना के गाल पर एक तमाचा जर कर कहता है, डू यू नो डॉक्टर, एक इंसान एक डॉक्टर पर इतना यकीन करता है जितना उसे भगवान पर होता है, और तुमने सारे भरोसे को तोड़ कर रख दिए। धोखाधड़ी और हाफ मर्डर के केस में तुम्हें आईपीसी की धारा 307, 420, 409 और 477 उसको छोड़कर तुम्हें पूरे आजीवन कारावास की सजा तो मिलनी चाहिए ना। डॉक्टर सक्सेना अमृत की बात पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, हमारे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, अब हम बता रहे हैं तुमको। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाते हैं। शोभित अपने शर्ट के बटन में गले लगे हुए मिनी कैमरे को निकालकर इंस्पेक्टर के हाथ में रखते हुए बोला, ये रहा सबूत और ये रहा गुनाहगार, लेकर जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर राजू डॉक्टर सक्सेना के हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए बोले, बहुत अच्छा प्लानिंग किया था आपने, और अब बारी है आपकी बेटी की। बहुत शौक है ना दूसरों की यादाश्त मिटाने की। चलिए अब सलाखों के पीछे रहकर वहाँ के अपराधियों की यादाश्त लाने का काम करना। इतना कहकर इंस्पेक्टर राजू डॉक्टर सक्सेना को लेकर उनके केबिन से बाहर निकल जाते हैं। वैशाली को सोचते हुए अमृत से बोले, हमको एक बात समझ नहीं आ रही, ये ससुरी शीतल। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम ना अपनी ये गाली वाली अपने पास रखा करो, जब देखो तब गाने की तरह निकलते रहते हैं। क्या तुम बिना गाली दिए बात नहीं कर सकती? वैशाली अमृत की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तुम का बिना जीभ हिलाए बात कर सकते हो? नहीं ना, तो हम भी उसी तरह बिना गाली दिए बात नहीं कर सकते। हमारी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन दूर होती है। अमृत गहरी सांस लेकर शोभित से बोला, बॉडीगार्ड को शीतल के बोर्ड के बाहर खड़ा करो और नज़र रखना कि कोई भी उससे मिल न पाए। शोभित अमृत की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी, मैंने डेविड को लगा दिया है काम पर, और काफ़ी अच्छे से अपना काम करना जानता है। वैशाली केबिन से बाहर निकल शीतल के वार्ड की तरफ जाते हुए बोली, हम जरा देख कर आते हैं उस चुड़ैल को, हमारी पूरी रात की नींद खराब कर दी और हमारे बागर बिल्ले भैया को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी सारी जवानी उतार देंगे हम। अमृत इरिटेट होकर बोला, कभी कभी सच में लगता है कि भगवान ब्रह्मा ने कौन से पेन से मेरी जिंदगी लिखी थी जो मुझे ये आफत की पुरिया मिली। शोभित केबिन से बाहर जाते हुए बोला, चाहे किसी भी गंदे पेन से लिखी हो, लेकिन है बड़े काम की चीज़। देखो सब कुछ अकेले ही संभाल लिया और अब महक की यादाश्त भी वापस आ गई। अमृत अपनी गर्दन हिलाते हुए केबिन से बाहर आता और शीतल के केबिन की तरफ चला जाता है। शीतल का वार्ड शीतल
अभी भी बेहोश थी। उसके सिर पर चोट आई हुई थी। वैशाली वार्ड के अंदर आती और वहां पर खड़ी नर्स को इग्नोर करते हुए पानी का जग उठाकर सीधा शीतल के मुंह पर उड़ेल देती। नर्स वैशाली की हरकत पर नाराजगी से बोली, ये आप क्या कर रही हो? पेशेंट की हालत खराब है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं सिक्योरिटी से कहकर आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। वैशाली नर्स को घूरते हुए बोली, तुम ना पहली फुर्सत में निकली यहाँ से, वरना तुम्हारी डॉक्टरी अभी निकाल देंगे। नर्स वैशाली को कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि वहाँ पर शोभित और अमृत आ जाते। उन दोनों के देखकर नर्स कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से चुपचाप चली जाती। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? वैशाली शीतल की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम जो करते हैं ना सोच समझ कर करते हैं और परफेक्ट तरीके से करते हैं। देखो लौंडिया को होश आ गया, अब हम भला अपना टाइम काहे वेस्ट करें। वैशाली की बात सुन सब लोग शीतल की तरफ देखते हैं जिसे होश आ गया था और वो इधर उधर देख रहे हैं। वैशाली शीतल के पास जा उसके बाँह को मजबूती से पकड़ लेती है और उसे उठाकर बैठाते हुए कहती है, डोंट वरी शीतल मैडम, बहुत अच्छा प्लानिंग कर लेती हो तुम। तो चलो बताओ, तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई थी हमारी दीदी से? अरे हम तो भूल ही गए थे, तुम सौतन बनना चाहते थे ना महक दीदी का। काहे कि बागर बिल्ले ने तुम्हारी जगह दीदी से शादी कर ली। शीतल मासूम सा चेहरा बनाकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, कौन हो आप और ऐसा क्यों कह रही हो मुझे? वैशाली का पारा हाई हो जाता है और वह शोभित के हाथ से गन लेकर शीतल पर तानते हुए चिल्लाकर कहती है, हमारे सामने ज़्यादा होशियारी मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बता रहे हैं, वरना अभी सारी बुलेट तुम्हारी खोपड़ी में उतार देंगे। अमृत वैशाली के हाथ से गन ले लेता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर शीतल का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि सिर पर चोट आने के कारण उसका नेचर बच्चों की तरह हो गया है। वैशाली डॉक्टर की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर अमृत से बोली, इसका मतलब ये है कि ये लड़की पागल हो गई है, तो इसको पागल खाने में भेजो। हमारा घर कोई पागल खाना नहीं है। शोभित वैशाली की बात से एग्री करते हुए अमृत से बोला, वैशाली सही कह रही है, शीतल को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है और उसकी हरकतें देखो, पागल जैसा ही कर रही है। बेहतर होगा कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिए जाए। अमृत शीतल की तरफ देखता है जो कि तकिए को फाड़ रहे थे। अमृत डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को कॉल करो और इसे वहां पर सरेंडर करो। और डॉक्टर अमृत की बात पर अपना सिर हिलाते हैं और शीतल को सीधा मेंटल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। अमृत सीट पर बैठ जाता है और वैशाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। शोभित बैक सीट पर आराम से अपना सिर टिकाकर बैठ जाता है, फिर अपनी आंखें खोल वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि महक के दवाइयों पर छेड़छाड़ की गई है? वैशाली अपना सिर पैसेंजर सीट के हेड रेस्ट पर रखते हुए बोली, जिस दिन महक दीदी का प्लास्टर खुला उस दिन हम सक्सेना साहब के केबिन में जा रहे थे। हमने उन्हें किसी और से बात करते हुए देखा था और तभी हमको शक हो गया था। घर पहुंचकर महक दीदी के दवाइयों की फोटो हमने हमारे मामा जी के बेटे वीर को भेजा। उसने उन दवाइयों के बारे में पता लगाया, तब पता चला कि वो दवाइयाँ यादाश्त को लाने का नहीं बल्कि यादाश्त को मिटाने का काम करती हैं। फिर मैंने उसे सही दवाई लाने के लिए कहा। वो लाया और एक इंजेक्शन भी, जिसे मैंने कुछ दिन पहले महक दीदी को इंजेक्ट किया था। अमृत हैरानी से वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम किसी के भी भरोसे इस तरीके से महक को कोई भी इंजेक्शन कैसे दे सकती है? और महक ने इस बारे में बताया क्यों नहीं? वैशाली अपना सिर घुमा अमृत को देखते हुए बोली, हमको वीर पर बहुत भरोसा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो तुमसे भी ज़्यादा भरोसा है,
क्योंकि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। और देखो आज महक दीदी बिल्कुल सही है और हमने उनको बताया था कि उनके लिए क्या साजिश रची जा रही है, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा था। शोभित वैशाली के सिर पर थपथपा कर बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। अमृत शोभित के हाथ को वैशाली के सिर से ढरकाते हुए बोला, तुम मेरी बीवी को क्यों छू रहे हो? वैशाली अमृत को घूर कर बोली, हमारा देवर है, यूं छू सकता है? और तुम भी तो अपनी उस मासूका से बड़ा चिपक चिपक कर नाच रहा था, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जा रही थी। और वो हमारे खाली सिर को थपथपा रहा है तो तुम्हें चिंगारी उठ रही है। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हारे कारण खुशहाली अब मेरी दुश्मन बन चुकी है। वैशाली अमृत की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? हमारे कारण तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुशहाली से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और वो तुम्हारी दुश्मन बन गई? जरा अपने सोच कर घोड़े का लगाम खींचो और ब्रेक लगाओ। हमने तुमको नहीं कहा था कि पूरे पार्टी में सबके सामने हमको चूमने के लिए? वैशाली की बात सुनकर अमृत इरिटेट होकर बोला, तुम जैसे गुंडी से कोई उम्मीद ही नहीं किया जा सकता। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही कहावत सूट करती है, नेकी कर और दरिया में डाल। वैशाली तुनक कर बोली, दरिया में काहे डालोगे, नदी में बहा दो। अमृत अब आगे वैशाली से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे अच्छे से पता था वैशाली से कुछ कहना मतलब कि अपने ही सिर पर हथौड़ा मारना था। वो लोग घर पहुंचते और सीधा अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते। अब असली खेल सुबह होने वाला था। अगली सुबह मृत्युंजय की नींद धीरे धीरे खुलती है। उसे अपने सिर पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था और अपनी पूरी बॉडी में भी चींटी रेंगता हुआ महसूस कर पा रहा था। मृत्युंजय अपना सिर हिलाता है और अपने हाथ को पीछे लेने लगता है कि उसे किसी की त्वचा महसूस होती है। मृत्युंजय अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है जहां पर महक उसकी आगोश में आंखें बंद किए आराम से सो रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू की लकीरें थी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसके होठ बिल्कुल लाल हो गए थे। मृत्युंजय की सारी नींद गायब हो जाती है। मृत्युंजय खुद को देखता है और महक को देखता है। दोनों सिर्फ एक ब्लैंकेट से कवर थे। मृत्युंजय के पूरे शरीर में पहली बार डर की एक लहर दौड़ जाती है जो धीरे धीरे शीतल के उसके करीब आने का सीन याद आने लगता है। मृत्युंजय घबराते हुए महक के नाक के पास अपनी उंगली रखता है और ये चेक करने के लिए कि महक जिंदा है या मर गई। मृत्युंजय एक राहत की सांस लेता है क्योंकि महक सो रही थी। मृत्युंजय ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो महक के पूरे शरीर में लाल निशान थे जो शायद पहले कभी नहीं बने थे। उसके कमर के पास भी काफ़ी तेज सूजन थी जो कि कल्पित सक्सेना के उसे खींचने के कारण बन गई थी। मृत्युंजय को महक के लिए बहुत बुरा लगता है। मृत्युंजय खुद को कोसने लगता है और साइड टेबल से अपना फ़ोन उठा डेविड को कॉल करता है। दूसरी तरफ से डेविड कॉल अटेंड करते हुए बोला, हाउ वाज योर स्पेशल नाइट बॉस? मृत्युंजय डेविड की बात पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, शट अप और जल्द से जल्द पता लगाओ ये सब कैसे हुआ। डेविड रिलैक्स टोन में बोला, डोंट वरी बॉस, सब कुछ हैंडल हो चुका है। रात को ही मैडम ने सब कुछ हैंडल कर दिया और बाकी रहा कसर आपके भाइयों ने पूरा कर दिया। मृत्युंजय डेविड की बात पर कंफ्यूज होकर बोला, व्हाट डू यू वांट टू से? डेविड उसे सब कुछ बता देता है जो कुछ भी घर में हुआ और हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर सक्सेना ने जो कुछ किया सब चीज़ें उन्हें सुनकर मृत्युंजय का दिमाग ब्लैंक हो गया था। मृत्युंजय डेविड को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोला, मुझे डॉक्टर सक्सेना जेल से बाहर चाहिए। डेविड मृत्युंजय की बात पर मन में बोला, बड़ा किसी चीज़ की तो कभी और मैं बहुत एक्साइटेड था कि कब मेरा बॉस होश में आएगा। डॉक्टर सक्सेना, अब तुम किसी के खून की भी शक करने के लायक नहीं रहोगे।
उसके बाद मृत्युंजय को ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। मृत्युंजय अपना फ़ोन लाइट स्टैंड पर रख देता है और महक के गाल पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, महक। महक मृत्युंजय के हाथ को हटाते हुए नींद में बोली, सोने दीजिए न सर, आपने बहुत परेशान किया रात को। मृत्युंजय को महक की टोन कुछ अजीब लगती है, जैसे महक के पहले की भाषा में एक मासूमियत और डर नजर आता था। कुछ ऐसा ही था इस बार भी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि महक की याददाश्त वापस आ गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।